जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से पूरे जोर शोर के साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस क्लास के शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमको जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी है उन्हें ये सोच के नहीं करना है कि लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ लेंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर आप ये सोचते हैं कि हमें तो पास होने के लिए पढ़ना है तो उससे आप बेफिक्र रहिए। पास तो आप लास्ट के 15-20 दिन पढ़ के भी हो जाएंगे। भाई अगर आपको पास ही होना है तो लास्ट के 1 महीना पढ़ लीजिए, मॉडल वगैरह मिल जाते हैं उन्हें पढ़ लीजिए, पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन वो पास होना एक रद्दी के कागज के जैसा होगा, ठीक है। असली जो चीज है, जो मेन मुद्दा है प्यारे बच्चों, वो है अच्छा स्कोर कर पाना। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, ना जाने कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 12th क्लास लास्ट क्लास हो जाती है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 12th इंटरमीडिएट के बाद जब 12वीं आप कर लेते हैं, आपको कम नंबर की वजह से मेरिट में नंबर नहीं आ पाता, और जब मेरिट में नंबर नहीं आ पाता तो आपका एडमिशन नहीं होता। और जब आप मेरिट में नंबर नहीं ला पाते हैं तब आपके घर वाले किसी प्राइवेट कॉलेज में भारी भरकम फीस देकर आपका एडमिशन कराते हैं। तो आपको अभी से ये सोचना है कि हमें अपने माता पिता की जेब पर डाका डालना है, उनकी मेहनत की कमाई को उड़वा देना है और ऐसे ही समय बिताना है, या फिर उनके सपनों को साकार करना है। तो मेरा मानना ये हुआ कि आप सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए। क्योंकि उन्होंने अपने सपनों का त्याग किया है केवल आपके लिए। आप अच्छे कपड़े पहन सकें इसलिए उन्होंने पिछले 2 साल से शायद अपने लिए कोई नया कपड़ा ना सिलवाया हो। आप अच्छा खा सकें इसलिए शायद जब वो बाजार जाते हैं तो 10 रुपए की कोई चीज खाने से पहले सोचते होंगे कि कल को मैं अपने बेटे को दे दूं, वो कुछ खा लेगा। आप अच्छे स्कूल में जा सकें इसलिए ना जाने उन्होंने अपनी कितनी आकांक्षाओं को, अपनी कितनी आशा, मतलब जो उनके अपनी इच्छाएं होंगी उनका दमन किया होगा। तो क्या आपका अपने माता पिता के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता है? भाई आपका भी तो फर्ज बनता है। जब वो अपनी इच्छाओं का, अपनी आकांक्षाओं का त्याग कर रहे हैं आपके लिए, बलिदान कर रहे हैं आपके लिए, तो ये आपका भी एक तरीके से फर्ज बनता है कि हम इस काबिल बन सकें कि जो जो आकांक्षाएं, जो जो इच्छाएं मेरे माता पिता ने त्यागी थी मेरी वजह से, उन्हें मैं अब पूर्ण करूंगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा। क्योंकि माता पिता के लिए सबसे खुशी का पल वो पल होता है जब उनका बच्चा सफल होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है, ये सब कुछ आपको सोचना है कि क्या करना है, ठीक है। उनकी मेहनत की कमाई को उड़ाना है, ठीक है ना, मौज मस्ती में समय बिताना है, या फिर उनके सपनों को साकार करना है जो आज आपके अच्छे के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारी ग्रामर की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले डेमो क्लास कराई थी, आज हमारी ग्रामर की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में मैं आपको कुछ मुख्य तथ्य, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने चाहूंगा। आप कहेंगे सर वो महत्वपूर्ण बात क्या होगी? देखिए, मैं आपकी किताब यानी कि जो ग्रामर की बुक आपके पास दी हुई होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, थी, थे, था, रहे हैं, रहा है, रही है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी एक अपनी अलग ग्रामर है, मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि जिस दिन आपकी क्लास का लास्ट डे होगा आप कहेंगे सर मैं ग्रामर में कंप्लीट हो गया हूं। आप में से कम 70 से 80% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ग्रामर ट्रांसलेशन आती ही नहीं होगी। भाई जब वहां पे एग्जाम पेपर में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आता है तो बच्चे उल्टा सीधा ट्रांसलेट करते हैं या उधर उधर झांकते हैं। मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन करने का कोई एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि एक फॉर्मूला लगाया और सॉल्व हो गया। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए आपकी बेसिक यानी कि नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आपकी नींव मजबूत होगी ना, जब आप छोटी छोटी चीजों को सीख के जाएंगे और फिर पूरी ग्रामर आप परिपक्व हो जाएंगे, तब आप कहेंगे सर ग्रामर तो बहुत आसान है।
हाँ प्यारे बच्चों, ग्रामर बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए अभी तक मुसीबत क्यों बनी हुई है? या तो ये समझ लीजिए आपने उन्हें पढ़ा नहीं, या अभी हम जैसा आपको पढ़ाने वाला मिला नहीं। देखिए, पढ़ना और पढ़ाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि जिसके 100 में से 100 नंबर आए हैं वो आपको अच्छा पढ़ा सकता है। ठीक है, पढ़ना और पढ़ाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो मेरा जो मेन मकसद है, मेरी अपनी ग्रामर है, उसे मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। एक एक चीज जो सबसे बेसिक चीज है उनसे आपकी शुरुआत करूंगा, ताकि आपको ये ना लगे, आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए आज की क्लास में मैं क्या शुरू करूंगा। सबसे पहले में ये कुछ सब्जेक्ट हैं आपके सामने, ये कुछ सब्जेक्ट हैं प्यारे बच्चों। जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है आई वी, ये आपका आई हो गया, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दोज, दीज, ये आपके मुख्यतः वो सब्जेक्ट हैं जो पूरी ग्रामर में यूज होते हैं, जो उपयोग में आते हैं। ठीक है, और सभी बच्चों को लगभग इनका अर्थ पता होगा। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही इन्हें लिख के रखा हुआ है ताकि आपको कम समय में ज्यादा मटेरियल दे सकूं। वरना क्या होता, पहले मैं इन्हें सारों को लिखता, फिर उनके सामने इनका हिंदी लिखता, फिर मैं आपको बताता। तो मैंने पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, आपको तरीके से बताना है कि किसका यूज कहाँ होता है। जैसे यहाँ पे आई का अर्थ होता है मैं प्यारे बच्चों, वी यानी कि मेरे साथ एक और बच्चा आ गया और हम हो गए दो जने, या दो से ज्यादा हम हो गए हम। ठीक है, यू यानी कि तुम, दे यानी कि वे, ही का अर्थ होता है वह, लेकिन मेल के लिए। ठीक है, शी का अर्थ भी वह होता है लेकिन फीमेल के लिए। अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सर ये तो सब पता है, क्या बता रहे हो? भाई मैंने कहा था जीरो से लेके चलूंगा, मैं जीरो से लेके चलूंगा, ना ऊपर से पकड़ूंगा ना बीच में से पकड़ूंगा, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा और जीरो से कराते 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 आपको टॉप पे ले जाके बैठा दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे है एक वर्ड है आपके सामने इट। इट का मतलब होता है यह, इट का मीन्स क्या होता है यह, और यह नॉन लिविंग। यह किसके लिए आता है? हम प्यारे बच्चों इस चीज को नोट कर लेना, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। यानी कि नॉन लिविंग होता है प्यारे बच्चों निर्जीव, ठीक है, जिसमें प्राण नहीं होते। और इसमें हमें दूरी का पता नहीं होता कि हम जिससे कह रहे हैं। जैसे सपोज करो पेन है, भाई पेन है और पेन या तो मेरे हाथ में है तो मैं कहूंगा इट इज ए पेन, और पेन वहां रखा है तो मैं भी कह दूंगा कि इट इज ए पेन। इसमें दूरी का पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन जैसे इट के मीन्स यह होता है, वैसे ही दिस का मतलब भी यह होता है, लेकिन ये पास की चीजों के लिए आता है। जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं कहूंगा दिस इज ए पेन, समझ रहे नहीं? और इट में हम पास के लिए भी करेंगे और दूर के लिए भी करेंगे। फिर आता है प्यारे बच्चों डेट। अब इसका मतलब भी यह होता है। भाई तीन वर्ड हो गए, देखो इट का मीन्स भी यह हो गया, दिस का मीन भी यह हो गया, और डेट का मतलब भी क्या हो गया, यह हो गया। तो इन तीनों में क्या फर्क है? भाई दिस यह है, यानी कि कोई पास की चीज है। पेन मेरे हाथ में है, दिस इज ए पेन। पेन बहुत दूर रखा है, डेट इज ए पेन। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों? दिस और डेट, आपको क्या समझना है? केवल ये दिस और डेट के बीच की बात समझनी है प्यारे बच्चों। डेट पेन आपसे दूर है, कोई चीज आपसे दूर है। दिस कोई चीज आपके पास है। ठीक है, और तीसरा है इसमें इट। इट हम कहाँ यूज करेंगे? निर्जीव के लिए। दूरी कोई मैटर नहीं करती कि आपके पास है या दूर है, इसमें दूरी का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो इट का क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों? नॉन लिविंग के साथ लगा देंगे। आप ये मत कह देना जैसे मेरे पास कोई लड़का है, हम कह देंगे भाई दिस इज ए बॉय। लड़का हमसे थोड़ा दूर है, हम कह देंगे दैट इज ए बॉय। आप उसे इट इज ए बॉय मत कह देना। क्यों? क्योंकि भैया इट का प्रयोग हम निर्जीव के साथ करते हैं। ठीक है नहीं भैया, मैंने बताया ना बेसिक से समझा के चलूंगा, दिमाग में बात घुस जाएगी। अब उसके बाद आती हैं ये दो वर्ड लास्ट में, जो दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, दोज और दीज। ठीक है, दोज का अर्थ होता है वे,
यानी कि बहुत सारे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे हैं, वो काफी दूर है, ठीक है ना, दोज बॉयज, ठीक है। और भैया लड़के हैं और वे पास है, तो हम लगाएंगे दीज बॉयज। समझ में आ गई बात। अगर कोई हमारे पास है तो दीज, समझ करो पेन है मेरे हाथ में, मैं अभी 5-6 पेन हाथ में ले लूं, दीज पेन्स, ठीक है। और पेन मुझसे दूर रखे हुए और बहुत सारे हैं, दोज पेन्स, ठीक है। दोज और दीज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। दीज पास वाले के लिए आता है, ठीक है। दीज कब आता है, नजदीक की चीज या व्यक्तियों के लिए। और दोज कब आता है प्यारे बच्चों, दोज आता है दूर की चीज या व्यक्तियों के लिए। समझ में आ गई इतनी बात। ये सब्जेक्ट हैं भाई, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, कहीं सब्जेक्ट होते हैं, कहीं ये ऑब्जेक्ट बन के आते हैं, ठीक है। तो इनका आपको ये समझ लीजिए इन्हीं का यूज होता है पूरी ग्रामर में लगभग, ठीक है। बढ़ते हैं आप, मैं आपका बेसिक करा रहा हूं, अभी ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। सर जी टेंस करा दो, ये करा दो, एक दो बच्चे कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक से चलूंगा बिल्कुल। आप खुद टेंस करोगे, ऐसे सिखाऊंगा, टेंस बताऊंगा भी नहीं और आप खुद करने लगेंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए जो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट हो गया प्यारे बच्चों आई, आपको याद रखना है, यहीं से मैं कहूंगा आई का ऑब्जेक्टिव बताओ, आप बताओगे मी। मैं कहूंगा पजेसिव बताओ, आप कहेंगे माइन। मैं कहूंगा पजेसिव प्रोनाउन बताओ, आप कहेंगे माइन। मैं कहूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताओ, आप कहेंगे माई सेल्फ। आपको पता होना चाहिए मैं जिसका पूछूंगा आपसे, ठीक है। जैसे अब पहले समझ लो ये होते क्या है भाई। सब्जेक्ट हो गया आई, अगर हम उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो मी बन जाएगा सीधा सीधा। आई से क्या बन गया, मी बन गया। मैं, मी का मतलब क्या हो गया मैं। अब ये माई का अर्थ होता है मेरा। मैं कहूं यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। जैसे मैं कहूंगा प्यारे बच्चों दिस इज माई कार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पे मैंने माई कार यानी कि किसका यूज किया, पजेसिव एडजेक्टिव का। लेकिन मुझे क्या करना है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो हम कहेंगे दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। समझ में आ गई बात। ये जो होता है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये लास्ट में ही आता है, दिस कार इज माइन, ठीक है। दिस कार इज योर्स, जैसे माइन हो गया, अवर्स हो गया, योर्स हो गया, ये कहाँ थे, बाद में ही आते हैं। ये बात समझ में आ गई कि माई क्या होता है और माइन क्या होता है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है भाई। मेरी, मेरी, मैंने बोला ना दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, यह मेरी कार है, कहने का अर्थ वही है, बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। तो माई का माइन समझ में आ गया प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट था आई, ऑब्जेक्ट बना मी, पजेसिव बना माई और पजेसिव प्रोनाउन क्या बना, माइन। अब आता है लास्ट वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पे हम खुद कह देते हैं कि तुम खुद का ध्यान रखो, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूं, तो मैं माई सेल्फ हो गया। अगर मैं कहूंगा तुम खुद, तो योर सेल्फ। अगर हम है कि हम खुद हैं तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, ठीक है। और अगर तुम हो जाओगे तो योर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ। तो ये आपको ध्यान रखना है। वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, इसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा अवर, ठीक है। और इसका पजेसिव प्रोनाउन होगा अवर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा अवर सेल्फ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं सेल्फ होगा कहीं सेल्फ आएगा लिखा हुआ, ठीक है। यू, इसका ऑब्जेक्ट यू होता है,
पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योरसेल्फ। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया आपका दे, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा देम, और पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर, प्रोनाउन बनेगा प्यारे बच्चों देयर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा योरसेल्फ। स्पेलिंग का अंतर है, ध्यान रखना, कहीं एल्फ एफ मत लगाने, सेल्फ बना दो योरसेल्फ, योरसेल्फ होता है वो। ठीक है ना, बहुत से कहते हैं ना योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, और इसका प्यारे बच्चों एडजेक्टिव क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा इसका, और रिफ्लेक्सिव होगा प्यारे बच्चों, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे यार, ही का हिमसेल्फ होगा ये यहाँ पे, ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया है ये। जो मैंने आपको यू का बताया था ना, यू के ये दोनों होंगे, जो यू है यू के ये दोनों होंगे। योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके हैं, यू के हैं। ठीक है, उसके बाद दे का क्या हो जाएगा आप, ये देमसेल्फ, ये हो जाएगा दे का। उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, और जो लड़की है हर, इसका हो जाएगा हर सेल्फ। ठीक है, शी ऑब्जेक्टिव हर, एडजेक्टिव हर, प्रोनाउन हर, और इसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट है इट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इट, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा इट्स, इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि किसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, आप कहेंगे इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। और रिफ्लेक्सिव, इसका क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्यारे बच्चों, इटसेल्फ। ठीक है, बात समझ में आ गई, ज्यादा नहीं है, साथ ही है। इनके आपको इस पूरे चार्ट को अच्छे तरीके से देख लेना है, रट लेना है, ये समझ लेना। मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, आप कहेंगे सर हिमसेल्फ, मैं कहूंगा अच्छा, तो ऑब्जेक्ट बताओ क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता, ही का, आप कहोगे सर हिम होता है, मैं कहा बहुत बच्चे प्यारे। लेकिन अब इसका ये बताओ, इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो सर हिज होता है। क्या होता है, हिज होता है। मैं कहूंगा ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन बताओ, तो सर जी वो भी हिज होता है। रटा होना चाहिए आपको, एक एक पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए आपको। भाई किसी चीज को जब करने बैठोगे, कहीं जब इनका यूज करोगे, तो इस चार्ट को थोड़ी खोल को देखोगे और सर जी ने क्या बताया देख लूं, नहीं भाई, रटा होना चाहिए। थोड़ा पढ़ाऊंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि तुम पे लोड भी ना पड़े और पेपर आने से पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। ज्यादा लंबी क्लास में इसलिए नहीं रखता हूं कि ज्यादा लंबा हो जाता है, ज्यादा मैटर होता है, बच्चा कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास इतना समय है कि हम जिस गति से कार्य करेंगे, आपका सिलेबस एग्जाम से 1 मंथ पूर्व, यानी कि 1 महीना पहले ही, बिफोर 1 मंथ हम इस सिलेबस को खत्म कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।